नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली में आपको पता है कि रेलवेज़ के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। उनमें साइंस का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा रहता है और आपके लिए उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लगभग 444 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ क्वेश्चंस हमने आपके लिए कवर किए हैं। अगर आपको एक वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में जिससे कि आपको आगे चल के रिवीजन में बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? हमारे पास अभी 4 प्रकार के रक्त समूह डिस्कवर्ड हैं, ए, बी, ओ और ए बी। इनमें इस रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। कब की थी? 1901 में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? मतलब रक्त जो है वो हार्ट से नसों में जो बहता है ये पूरा एक परिसंचरण तंत्र है और रक्त परिसंचरण तंत्र को विलियम हॉर्वे के द्वारा खोजा गया था। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? अगर आप 70 किलो के हैं तो आप 7% अपना मान सकते हैं कि आपके पास ब्लड होगा। तो अगर 100% है तो आपके पास मान लीजिए 100 किलोग्राम के हैं तो आपके पास 7 किलोग्राम रक्त का भार है। ठीक, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर लगभग इतना जो हेल्थी पर्सन होते हैं उनके पास रक्त होता है। एक वयस्क महिलाओं में औसतन कितना रक्त होता है? तो महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, जो आदमी है उनके कंपेयर में 4 से 5 लीटर रक्त उनके में औसतन पाया जाता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं? तो रक्त में मुख्यतः प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट है वो, और साथ साथ कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल जिसको रुधिराणु कहते हैं, जिनमें आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ रखा है। मुख्यतः ये पाई जाती हैं रक्त में। रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु का प्रतिशत क्रमशः होता है। तो प्लाज्मा मतलब लिक्विड वाला पार्ट 55% होता है और उसमें जो सेल्स होती हैं, कॉर्पसल्स होते हैं, वो 45% होते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से में? आरबीसी लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका साइंटिफिक नाम है, लाल रक्तकण का साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्तकण का साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट और जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, इसका साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो तीनों को भी याद कर सकते हैं। आरबीसी मतलब लाल रक्तकण, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्तकण, इसका जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन का होता है। और रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन का होता है। देखिए, आरबीसी ना हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह सामान को या फिर कोई भी पदार्थ है उसको ले जाने में मदद करती है। तो परिसंचरण का जो पदार्थ है उनके परिसंचरण का काम करता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है और रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, ये अगर ब्लड बह रहा होता है शरीर के बाहर तो इसमें पपड़ी जैसी जमा देता है जिससे कि हमारा ज़्यादा ब्लड की हानि ना हो। तो पपड़ी जैसी जमाएगा ब्लड प्लेटलेट्स, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में डब्ल्यूबीसी क्षमता डेवलप करता है और आरबीसी
परिसंचरण का काम करता है। ठीक, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, उसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन का यौगिक है। ठीक, मतलब प्रोटीन है, उसके साथ और भी कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो मिले हुए हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक का नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन में एक हमारे पास आयरन पाया जाता है, जिसको हीमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटिन। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ठीक, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, और थक्का कभी भी हमारे शरीर के अंदर नहीं बनेगा, ये जब हमारा ब्लड बाहर बह रहा होगा शरीर के, तब इसका कार्य शुरू होता है। शरीर में रक्त वर्ग कितने होते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ए बी और ओ, ये एंटीजन की उपस्थिति के अकॉर्डिंग रक्त वर्ग को कैटेगराइज किया गया है। ठीक, सर्वाग्राह या यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? मतलब आप इस दुनिया में किसी को भी ले आइए, उससे ये खून अपने अंदर चढ़वा लेगा, और ये होता है ए बी। कौन होता है? ए बी, क्योंकि इसके पास ए वाला एंटीजन भी होता है और बी वाला एंटीजन भी होता है। तो कोई सा भी इसके पास खून लेकर आप आ जाइए, अंदर एक भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी एंटीबॉडी, तो शरीर में कोई भी ब्लड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है? तो सभी को ब्लड जो दे सकते हैं वो ओ होते हैं। मतलब इनके पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। तो जब कोई एंटीजन नहीं है, किसी को खून देंगे तो कोई एंटीजन ना होने की वजह से एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। जब एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो उस आदमी के शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एंटीबॉडी नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर के रूप में आप ए बी और ओ को याद रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं। अगला, आरएच फैक्टर का संबंध है रक्त से। आरएच फैक्टर आपने कई बार पढ़ा होगा, ये किससे रिलेटेड होता है? ये हमारा रक्त से संबंधित होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण कौन करता है? तो हमारे शरीर में रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में प्रेशर जो देता है वो कौन है? हृदय देता है। हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 ऑटियम और 2 वेंट्रिकल, मतलब 2 आलिंद और 2 निलय। हिंदी में मैंने बोला है, ठीक, और स्टार्टिंग में ही इंग्लिश में बोला था। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़े में रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये कहाँ से कैसे जाता है, इसका भी एक पूरा प्रोसीजर है, लेकिन वो आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए वन लाइनर से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन, जो रक्त में थक्का बनता है उसको बनाने में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। कौन सा? फाइब्रिनोजन। और शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता? जैसे आपके शरीर में जो खून बह रहा है तो अंदर भी तो थक्के बन सकते हैं, तो किस प्रोटीन की वजह से नहीं बनते? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। हिपैरिन इसका नाम है। क्या? हिपैरिन। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा, और ये कितना होता है? 55% होता है। एड्स रोग में प्रभावित होता है, तो एड्स रोग में कोई भी आदमी मरता नहीं है, एड्स रोग की वजह से नहीं मरेगा, लेकिन एड्स के कारण डब्ल्यूबीसी अफेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी में भी अगर आप और अंदर जाएंगे इसके पार्ट में, तो लिम्फोसाइट होते हैं, तो उनमें टी
हेल्पर लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है एड्स, जिसकी वजह से रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर आपको बुखार भी आएगा तो लंबे समय तक रहेगा और आपके शरीर में कमजोरी आएगी, जिसकी वजह से आप क्या होंगे, आप शारीरिक कमजोरी का शिकार होते जाएंगे और अंत में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो एड्स के कारण नहीं हुई है, हुई किसकी वजह से, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण एड्स बीमारी में मृत्यु हो जाती है। एंटीबॉडी क्या है, मैं कई बार एंटीबॉडी कर रहा था, तो एंटीबॉडी क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं। और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, ए और बी प्रकार के होते हैं। देखिए, ए हमारे पास ब्लड ग्रुप है, बी हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ओ है और ए बी। अब जब ए वाले आदमी के पास आप जाएंगे तो उसके पास एंटीजन होगा ए का, तो वो ब्लड किसका ले सकता है, ऐसे से ले सकता है जिसके पास ए वाला एंटीजन तो हो और या तो कोई एंटीजन ना हो, तो ए से वो ब्लड ले लेगा और ओ से ब्लड ले लेगा। ओ से आपको पता ना सर्वदाता होता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। बी के पास बी वाला एंटीजन होगा, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होगा और ए बी के पास ए बी वाला एंटीजन होता है। इसी के कारण ये तीनों से ब्लड को ले लेता है और ओ तीनों को ब्लड दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी श्रृंखला चलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त की कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में। पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है, तो 1 से 1.5 मिनट तक का समय पूरे शरीर में ब्लड को बहने में या संचरण करने में लगता है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से, और लिम्फोसाइट क्या होती है, WBC का ही एक प्रकार है। मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो कैल्शियम की, रुधिर स्कंदन में कैल्शियम की जो भूमिका है वो इंपॉर्टेंट है। रक्त के जमने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैल्शियम होता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच स्तर कितना होता है, पीएच स्तर आप समझ गए होंगे, एसिड बेस और जो एसिड बेस और साथ साथ न्यूट्रल को नापने वाला एक स्केल है पीएच स्केल, जिसमें ब्लड का पीएच स्केल थोड़ा सा क्षारीय होता है, 7.35 से 7.45 के बीच में। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिली रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन किसी भी जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें पाया जाता है। फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन से संबंधित है, यौन उत्पन्न करता है, तो इसे कौन उत्पन्न करता है, यौन नहीं, इसे कौन होना चाहिए, कौन उत्पन्न करता है, तो यकृत इसको उत्पन्न करता है। यकृत मतलब लिवर की यहाँ पर बात हो रही है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम होगा तो आप तेजी से सांस लेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर डैश होता है, तो जो रक्तदाब है उसकी बात की जा रही है, तो 120 और 80 मिली HG होता है, या आपने इसकी जो प्रेशर की यूनिट है mmHg। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रक्तचाप बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सोते समय वो रिलैक्स होता है, बॉडी के अंग अधिकतर काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से रक्तचाप घट जाता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है, तो डीमोसाइटोमीटर से इसे आरबीसी की संख्या को ज्ञात किया जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पोरफायरिन वैज्ञानिक नाम है हीमोग्लोबिन में जो लौह पदार्थ है उसका। मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रित करता है, तो ये गुर्दा या किडनी पीएच फैक्टर को नियंत्रित करता है। एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो 50 से 100 मिलीग्राम 10 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है एक सामान्य व्यक्ति में। इसे बढ़ेगी
तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग रंगहीन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन या डायस्टोल रक्तदाब कितना होता है? तो 80। और सिस्टोल कितना होता है? 120। ये नीचे अगला क्वेश्चन यही है, सामान्य व्यक्ति का सिस्टोल रक्तदाब कितना होता है? 120 मिली Hg के बराबर। Hg मतलब पारे के बराबर। ठीक, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग गुर्दे को प्राप्त होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो सैंड स्टीनर व वीनर, ये दोनों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी। रुधिर वर्ग O धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? तो इनमें जो एंटीजन A और B दोनों ही नहीं पाए जाते, इसी के कारण ये सभी को खून अपना दे पाता है। रुधिर वर्ग A में एंटीजन A होता है, रुधिर वर्ग B में एंटीजन B होता है, और AB में AB दोनों होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदित मतलब धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो 5 लीटर रक्त की पंपिंग 72 बार जब धड़कता है उसमें 1 मिनट में हो जाती है। तो लगभग हमारे पास 5 से 6 लीटर ही मनुष्यों में ब्लड होता है, महिलाओं में 4 से 5 लीटर लगभग। रुधिर में WBC मतलब जो वाइट ब्लड सेल है कि अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर WBC ज़्यादा हो जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? अगर O है या RH है तो वो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो मायोग्लोबिन ये मांसपेशियों में ऑक्सीजन को एकत्रित या इकट्ठा करता है। अब यहाँ पर माता पिता के अनुसार कौन सा रक्त संभावित है? अगर माता और पिता दोनों के पास O है तो बच्चे को O ही प्राप्त होगा, लेकिन अगर माता के पास O है और पिता के पास A है तो संभावित है कि बच्चे के पास A और O कोई सा भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार OB में भी इसी प्रकार से होगा। और अगर O है और पिता के पास AB है तो बच्चे के पास A और B प्राप्त होगा, O की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि मेट होता है ना, मिलते हैं आपस में। माँ और पिता दोनों A के हैं तो A संभावित है और O संभावित है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अगर A और B माता पिता में है तो हो सकता है कि बच्चे के पास O भी हो जाए, बच्चे के पास A भी हो जाए, बच्चे के पास B भी हो जाए, बच्चे का A भी हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। देखिए, अगर पिता के पास A है और माता के पास B है, एग्जाम्पल लीजिएगा, तो एक ऐसा होगा जो इनके पास खाली होगा जिसमें I होता है। तो अब जब ये मेट करेंगे तो A भी आ सकता है, और जब मेट करेंगे तो A और I आ सकता है, और फिर मेट करेंगे तो I और B आ सकता है, और फिर मेट करेंगे तो I आ सकता है। I मतलब इनके पास ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है, मतलब O हो गया। इसका मतलब ये AB ब्लड है, इसका मतलब ये A ब्लड है, और इसका मतलब B ब्लड है। तो जब ये कंडीशन होगी तो चारों जो ब्लड ग्रुप है वो आने की संभावना रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक, A और जब माता A हो और पिता AB हो तो A, B और AB आने की संभावना होगी। अगर माता पिता दोनों BB के हैं तो B और O
ब्लड ग्रुप बच्चे में आने की संभावना होगी। अगर माता में बी और पिता में ए बी है तो ए बी तीनों आने की संभावना होगी, लेकिन ओ आने की संभावना नहीं होगी। इस प्रकार से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं मानव में जो हड्डियां हैं उनकी और इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी। जैसे अस्थियों की संख्या कितनी होती है, मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। सबसे छोटी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है, तो एक कान में अवेलेबल 3 हड्डियों में से एक हड्डी है, मतलब कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, तो उन्हीं में से स्टेप्स नाम की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, जो हमारे जांघ की हड्डी होती है उसको फीमर कहते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और दूसरे नंबर में सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस होती है, जो कि हमारे जो जहां पर आप डोले सोले बनाते हैं ना, वो वाली हड्डी। ठीक, कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 26 होती है। और पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो पेशियों की 639 होती है। सबसे लंबी पेशी होती है साइटोरियस। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, तो हमारे पास 2 आंत है, छोटी और बड़ी। बड़ी वाली क्या है, डायमीटर में बड़ी है, इसलिए उसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत लंबाई में तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जब डायमीटर इसका देखेंगे तो काफ़ी छोटा होता है। इसकी लंबाई 6.25 मीटर होती है। यकृत का भार, मानव शरीर में लिवर का भार कितना होता है, पुरुषों में ये 1.5 से 2 किलोग्राम होता है और महिलाओं में ये 1.3 किलोग्राम के आसपास होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो हमारा यकृत या लिवर ही है। सर्वाधिक पुनरुद्धावन की क्षमता किसमें होती है, मतलब दोबारा से डेवलप होने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो यकृत में ही होती है। सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता मतलब दोबारा से रीडेवलपमेंट की क्षमता सबसे कम किसमें होती है, तो मस्तिष्क की जो हमारा सिस्टम है उसमें सबसे कम डेवलप होने की क्षमता होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग, दांत में जो ऊपर का इनेमल होता है वो सबसे कठोर होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.4, मतलब फ़ारेनहाइट में 98.4 और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री हमारा शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा, रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर या 5.6 लीटर के आसपास होती है। अब हीमोग्लोबिन का औसत मात्रा कितनी होती है पुरुषों में, तो 15 ग्राम पर डेलीलीटर के अकॉर्डिंग होती है। और महिलाओं में 14 के आसपास जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा पर्याप्त या औसतन होती है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है एवरेज, तो 5000 से ये 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर के आसपास इनकी संख्या होती है। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी है, तो WBC में बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें सबसे छोटी लिम्फोसाइट है और सबसे बड़ी कौन सी है, मोनोसाइट। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। श्वेत रुधिर कोशिका की औसत आयु मैंने आपको बता दी 1 से लेकर 4 दिन होती है। लाल रुधिर कोशिकाएं RBC का औसत आयु 120 दिन है। और थक्का जो जमाती है, रुधिर में थक्का बनने का समय कितना होता है, मान लो खून आपका बह रहा है, कितने मिनट में थक्का बन जाएगा, तो 4 से 8 मिनट में थक्का बनने की संभावना होती है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB है, सर्वदाता रुधिर वर्ग O है। सामान्य रुधिर दाब 120 से 80, जिसमें सिस्टोल होता है 120, डायस्टोल होता है 80 mmHg। सामान्य नब्ज गति जन्म के समय 140 बार मिनट होती है और एक वर्ष की उम्र में 120 बार मिनट के आसपास हो जाती है। 10 वर्ष की उम्र में 90 बार मिनट के आसपास, बार मतलब यहाँ पर प्रेशर की इकाई है, बार मिनट के आसपास होती है।
वयस्कों में जो नब्ज है वो 70 बार मिनट होती है। हृदय की गति 72 बार मिनट, ये 1 मिनट में धड़कता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एब्डोमिनल ऑर्टा। एब्डोमिनल ऑर्टा सबसे बड़ी धमनी है और ये पूरे शरीर से खून को हमारे हार्ट में लेकर आती है। वक्र का भार 150 ग्राम, मतलब किडनी का भार लगभग 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार 1350 से लेकर 1400 ग्राम के आसपास। और मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेमी होती है। क्रेनियल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी होती है। और सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक होती है और सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका ट्रोकिलियर होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका ये ट्राइजेमिनल है और सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है पूरे शरीर में। ठीक, तंत्रिका कोशिका जो हमारे न्यूरॉन आप कह सकते हैं, न्यूरॉन इंग्लिश में, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये थायराइड जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आस्कास्मिक ग्रंथि एड्रेनल है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। महिलाओं में मासिक धर्म का काल 28 दिन, जो पीरियड आपने सुने होंगे वो 28 दिन के होते हैं। गर्भावस्था की अवधि लगभग 266 से 270 दिन तक होती है। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले रूपांतरित पेशी को क्या कहते हैं? तो टंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंडन। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 239 होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमम, जिसको कूल्हे की मांसपेशी कहते हैं, वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। कौन सी? स्टेपिडियस। शरीर में हड्डियों की संख्या 206। फीमर शरीर की कौन सी हड्डी है जो सबसे बड़ी है? ये जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी ये स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ की हड्डी है, जिसे उरुअस्थि भी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा फास्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, लेकिन देखना आपको पूरी है, जिससे कि आपको मानव शरीर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद हो जाएं। उपास्थि कहाँ पाई जाती है? तो उपास्थि नाक में पाई जाती है। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत के ऊपर इनेमल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है कितनी? 29। और मानव चेहरे पर हड्डियों की संख्या कितनी है? 14। एक वयस्क व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी है? तो 26 कशेरुकी, मतलब जो बंडल टाइप के आप यहाँ पे देखोगे ना, वो कितने हैं? 26 है। ठीक, पहले ज़्यादा थे, अब फ्यूज होके कम हो गए हैं। पहले हमारे पास पूंछ भी थी, अब पूंछ गायब है तो उससे भी फ्यूज हुए हैं। एक नवजात बच्चे के रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुकी होती है? तो 33 होती है। बाद में फ्यूज हो के वो 26 रह जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं? तो 32 तो टोटल होते हैं, लेकिन 20 दांत हैं जो 2 बार जन्म लेने के बाद निकलते हैं। अस्थि में अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। मतलब एक हड्डी और दूसरी हड्डी जब आपस में जुड़ेंगी तो हड्डी जो जुड़ेगी उसके बीच वाले मटेरियल या पदार्थ को लिगामेंट कहेंगे। ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो ह्यूमरस ऊपरी बाह में, जो जहाँ पे आपके डोले बनते हैं ना, उस वाली जगह पर जो हड्डी है वो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है, उसे ह्यूमरस कहते हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए 3 ई बुक प्रोवाइड कराई हैं। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टैटिक जीके की, एक करंट अफेयर की और एक सामान्य विज्ञान की। स्टैटिक जीके की बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लगभग 5100 क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, जो कि TCS के द्वारा 2013 से
24 लगभग 24 तक जो पूछे वो सभी को कवर कर दिया है। और करंट अफेयर का ई बुक है, इसको आप पूरे करंट अफेयर को कवर करने के लिए ले सकते हैं। ये जनवरी 2023 से सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर इसमें कवर है। सामान्य विज्ञान में सभी विज्ञान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हमने कवर किया है। तो उम्मीद करूँगा आप अगर इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेंगे। अगर कोई भी इशू आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती हैं? तो 26 होती हैं। बचपन में 33, बाद में 26। मनुष्य के पसलियों में हड्डियों की संख्या 24 होती है, 12 पेयर, एक तरफ 12 एक तरफ 12। खुर, नाखून, सींग और दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो ब्राह्य कंकाल के उदाहरण है। नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण और तंत्रिकाएं नहीं होती, जिसकी वजह से नाखून जब काटे जाते हैं तो दर्द नहीं होता। वो जो कौन से आगे जो डेड होते हैं उनको, अब आप पीछे वाले मत काट लेना है तो दर्द ही दर्द होगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पे रक्त परिसंचरण हो रहा है। हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत में नियंत्रित होता है। वह रसायन कौन सा है? तो सेरोटोनिन। कौन सा? सेरोटोनिन रसायन है जो कि हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से जो होता है उसके लिए ये जो रसायन है ये आंत में नियंत्रित करता है, आंत के माध्यम से नियंत्रित करता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो मानव शरीर में 65 से लेकर 80% तक लगभग ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और आपने एक ऐड भी सुना होगा, 75% हमारा बॉडी जल से बनी हुई है, तो उस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। मानव का सामान्य हृदय गति 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 18 होती है। औसतन आप 14-16 कर सकते हैं। एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा 500 ml होती है। और मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जब 20 अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में कितने वक्र होते हैं और प्रत्येक वक्रा का भार कितना होता है? तो हमारे पास दो किडनी होती हैं और उन एक का भार कितना होता है? 140 ग्राम के आसपास होता है। किडनी में उपस्थित, ये किडनी की बात हो रही, वक्र का मतलब किडनी में उपस्थित प्रमुख रसायन यौगिक यूरिक एसिड है, ठीक। अगला, गुर्दे का कार्य क्या है? रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों को अम्लीयता का नियमन करना, मतलब उसको बैलेंस करना। वक्र की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। अपोहन और डायलिसिस का संबंध किससे है? ये किडनी मतलब वक्र से है। शरीर के ताप का नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है वो शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। त्वचा के रंग का कारक मेलानिन है। और अल्फा कैरोटीन क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो त्वचा में पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन। शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे बाहरी परत को शरीर के कहा जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है? तो ये फुफ्फुस रक्त उत्तक के माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मतलब फुफ्फुस मतलब हमारा लंग से रक्त में, रक्त से उत्तक में, ठीक। हृदय का बड़ा भाग जो रक्त को बहाता है वो वायानिलय है। कौन सा है? वायानिलय। वायानिलय क्या करता है? रक्त को पूरे शरीर में बहा देता है। 2 अमीनो अम्ल में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल में एस्टर बंधन पाया जाएगा। और 20 अमीनो अम्ल जब मिल जाएंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। रक्त ग्लूकोज एस्टर सामान्य व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, इसे व्यक्त किया जाता है।
मानव जीवा के किस भाग पर कड़वी चीज़ों का स्वाद अनुभव होता है? तो पश्च भाग पर मानव जीवा के कड़वी भाग, मतलब पीछे वाले भाग पर ये कड़वा भाग टेस्ट होता है। एक हृदय चक्र पूर्ण होने में लगने वाले समय, सामान्य समय कितना होता है? तो लगभग 0.8 सेकंड का समय एक पूरे चक्र में, हृदय के पूरे चक्र को धड़कने में लगता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्वसन तेज हो जाती है जब ऑक्सीजन की सांद्रता हमारे रक्त में कम हो जाती है। हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाती है? तो सिरा आलिंद नोड। ये प्राकृतिक पेसमेकर मतलब हृदय को धड़कने के लिए जो बिजली उत्पन्न होती है वो सिरा आलिंद नोड से ही होती है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है? टॉन्सिल को कहा जाता है। किसको? टॉन्सिल को। अगला, मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां कार्य करती हैं? तो 12 पेशियां कार्य करती हैं। मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है? तो एटलस में जो कशेरुकी है, खोपड़ी का संपूर्ण भाग इसमें अवेलेबल होता है। मानव शरीर में डायाफ्राम का उपयोग किस में होता है? तो श्वसन क्रिया में डायाफ्राम का उपयोग किया जाता है। भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय दिया गया था। सिराएं मतलब वेन्स नीली क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है और इसीलिए इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसीलिए जो सिराएं हैं वो नीली दिखाई, मतलब वेन्स जो नीली दिखाई देती हैं। मनुष्य में शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना क्या कहलाता है? तो केराटिनाइजेशन। कौन? केराटिनाइजेशन। ये मनुष्य में शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना कहलाता है। यदि हवा में O2 मतलब ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करने में तत्परता दिखाता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब शरीर में जाता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के, हमारे ब्लड के साथ मिल नहीं पाता, खून के साथ मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें घुटन सी महसूस होती है। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो हृदय पेशियों में कोरोनरी धमनी है, उससे रक्त को पहुंचाया जाता है। ठीक, धमनी किससे? कोरोनरी धमनी। किससे? कोरोनरी धमनी से। पूरे रक्त को, हृदय को भी तो रक्त चाहिए, तो वो किससे? कोरोनरी धमनी से पहुंचाया जाता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रित होता है? तो त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण किया जाता है। प्यास का केंद्र क्या है? मतलब प्यास लगती है तो कैसे पता चलता है? यह हाइपोथैलेमस के द्वारा पता चलता है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो सिकम बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है। यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर यकृत उत्सर्जन, मतलब लिवर उत्सर्जन में मदद करता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और बाहर निकालने में हेल्प करता है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिकॉर्डियल। क्या? पेरिकॉर्डियल। ये हृदय झिल्ली से ढका होता है, उसे पेरिकॉर्डियल कहते हैं। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग नियमित करता है? तो ये वक्र, मतलब किडनी के द्वारा नियंत्रित जल में शरीर में जल को नियंत्रित किया जाता है। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाती है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। याद रख लीजिएगा, धमनी हृदय से अंगों तक रुधिर को ले जाएंगी और सिराएं अंगों से रुधिर को हृदय तक लाएंगी और कोशिकाएं धमनी को सिरा से जोड़ती हैं। इस कार्य को
खाद्य पदार्थों, गैस तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान कहते हैं। तो ये कार्य क्या है? इस कार्य से जो खाद्य पदार्थ हैं, जो गैसें हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जो ऊतकों के बीच में इनका आदान प्रदान किया जाता है। जैसे हमें अपशिष्ट पदार्थ किडनी को देने होते हैं, लीवर को देने होते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे खाद्य पदार्थ से जो उत्पन्न ऊर्जा है वो अलग अलग अंगों को देनी होती है। वो सभी इसी हृदय के वजह से जो रक्त परिसंचरित होता है उसके माध्यम से दिया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है यकृत में। कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया निर्माण करता है? तो यकृत के द्वारा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चित्रा वॉल्व क्या है? चित्रा वॉल्व जो कृत्रिम हृदय है, ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम हृदय है जिसको चित्रा वॉल्व कहा जाता है। वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है? कोलेजन है उसके द्वारा वृद्धावस्था में शरीर का क्षरण होने लगता है। त्वचा का मुख्य संगठन कौन है? तो कोलेजन ये त्वचा का मुख्य संगठन है जो बुढ़ापे के साथ इसका क्षरण शुरू होता है। शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। और नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? ये गति का मापन करती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन। और नेफ्रॉन किडनी की है, ध्यान रखें दोनों अलग अलग हैं। नेफ्रॉन किडनी, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। इत्र की तीखी सुगंध की पहचान कौन करता है? मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है ये तीखी सुगंध की पहचान करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना लगभग होता है? 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम करता है। कौन सा? सेरिबेलम। देखिए, फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम और हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्त क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक अंग कहाँ स्थित है? कान में स्थित है। ठीक, कान में। ठीक, अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये सेरेब्रम है, ये प्रमस्तिष्क है जो कि जिसको फोर ब्रेन, इंग्लिश में फोर ब्रेन भी हम कहते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो ऑक्सीजन 65% के आसपास होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है? ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है। शरीर किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया जो है ये आँखों में पाया जाता है। ये एक शरीर से दूसरी शरीर में आराम से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? ये यकृत में बनता है। एंटीजन क्या है? एक पदार्थ जो प्रतिरक्षक तंत्र की चालू कर देती है। ये एंटीजन क्या है? एक पदार्थ जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, वो है एंटीजन। अगला, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? क्षारीय माध्यम से होता है। शरीर में भोजन पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मुख में स्थित होती है। पाइलोरिक ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से जठर रस का स्राव होता है जिसको पाइलोरिक ग्रंथियाँ भी कहते हैं। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ये पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में रेनिन नामक एंजाइम हेल्प करता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? ये यकृत मतलब हमारे लिवर से होता है।
पित्त रस की प्रकृति कैसे होती है? ये क्षारीय इसकी प्रकृति होती है। अगला, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? ये अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। आंतरिक रस का स्राव कहाँ से होता है? छोटी आंत से आंतरिक रस का स्राव होता है। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आंतरिक रस में इरेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ पर? आंतरिक रस में, और इसका स्राव छोटी आंत में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, मतलब पेनक्रियाज है। पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। इंसुलिन किसके स्रावित होता है? इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय के एक भाग लिंगर हेसन की द्विपीकीय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में जो शुगर है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर मतलब शर्करा को कंट्रोल करने में मदद करती है। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इंसुलिन में जिंक नामक तत्व पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 30। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ मतलब कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। आशु में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नाम का एंजाइम आंसुओं में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन नामक जो तत्व है वो थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये अब्दु ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि ये रक्तदाब का नियंत्रण करती है। अगला, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये एड्रिनल ग्रंथि से या फिर वृद्धि हार्मोन ये दोनों एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से ये निकलता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? तो थाइमस ग्रंथि है, उसके अगर लुप्त हो जाए तो बुढ़ापे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है? ये लार में टाइलिन एंजाइम होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब या फिलोपियन ट्यूब, इनमें ये फीमेल जेनाइटल अंग का एक पार्ट है, वहाँ पर अंडाणु का निषेचन होता है, मतलब जो उनका अंडाणु है वो स्पर्म से मिलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये स्त्री के अंडाशय से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो सीसा प्राकृतिक रूप से मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं? तो रक्त के द्वारा ही ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं शरीर के अंदर। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है? तो टाइलिक नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। जठर रस में कौन मौजूद होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम जठर रस में मौजूद होते हैं। ये हमारे स्टमक में निकलता है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो सैमुअल कोहेन के द्वारा सेक्स हार्मोन का पता लगाया गया था। शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलंगित पहला एंजाइम कौन सा है? तो एमिलेज ये शुद्ध क्रिस्टल रूप में पहला एंजाइम है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाईपेप्टाइड
नामक एंजाइम मुख्य रूप से किसके पाचन में सहायता करता है? तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। यकृत, अमाशय, रुधिर, अग्नाशय में से कौन सा एक उत्तक है? तो रुधिर इनमें एक उत्तक है। ठीक, अगला, प्रोटीन पाचन का उत्पादन क्या कहलाता है? तो प्रोटीन पाचन का उत्पादन अमीनो अम्ल कहलाता है। प्रोटीन के पचने के बाद अमीनो अम्ल का डेवलपमेंट होता है। लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में ये सक्रिय होता है। प्रकीवन या एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है? तो प्रोटो एंजाइम ये प्रोटीन में निहित एक एंजाइम कहलाता है या प्रकीर्ण कहलाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो रेनिन नामक एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है। और ये जो रेनिन है ये बुढ़ापे तक आते आते इसका स्राव कम हो जाता है, इसीलिए बुढ़ापे में दूध का जो पाचन है वो भी कम हो जाता है, दही का पाचन हमेशा चलता रहता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? ये ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में बदल देता है। कौन सा एंजाइम माड या स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? एमाइलेज के द्वारा। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? 40 डिग्री पर सर्वाधिक सक्रिय होता है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण को नियमन को क्या कहते हैं? ये ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया जाता है? यूरिएज को तैयार किया जाता है। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रवण करती है? ये थायराइड ग्रंथि है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम ये वसा का पाचन करता है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रेनल या अधिवक्र के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है, जो कि ओवरी में ऊपर वाली लेयर है उसके द्वारा। स्त्री में द्वितीयक यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है। और सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उस एंजाइम को क्या कहते हैं जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक होता है? उसे सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते? तो ये पित्त रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अनफर्टिल एड या फिर एक अनिषेचित मानव अंडे अंडाणु में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हार्मोन क्या है? ये सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट्स हार्मोन कहा जाता है? अधिवक्र या एडिनल ग्रंथि के हार्मोन्स को कहा जाता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? ये यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, जो कि हमारे ब्लड क्लॉट होने में अंदर रोक के रखता है।
लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं, जो वास्तव में श्वेत रुक्त कणिकाएं होती हैं? लिम्फोसाइट इसको कहा जाता है। वक्र के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग और भीतरी भाग। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं। किडनी की बात हो रही है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल के नाम से उसको जाना जाता है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का क्या अर्थ है? थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियंत्रण करने की वजह से आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। अगर मानव शरीर में अलग अलग पदार्थों की मात्रा की बात करें तो मानव में जल की मात्रा 63%, वसा की मात्रा 12%, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5%, प्रोटीन की मात्रा 17% और खनिज लवण या फिर कोई विटामिन की मात्रा 7% होनी चाहिए। अब मानव शरीर में औसतन मात्रा की बात करें जो एलिमेंट्स हैं उनकी, तो जैसे ऑक्सीजन नामक एलिमेंट वो 65% है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन है, ये 18% है। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन है 10%, फिर नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, तांबा 0.05%, मैग्नीशियम 0.04% और अन्य जितने भी हैं वो 0.046% अवेलेबल हैं। अगर जो पोषक पदार्थ हैं, विटामिन और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात करें तो प्रोटीन किसकी चीज़ों से मिलता है? ये मांस, अंडा, दूध, पनीर, मछली, दाल आदि से प्राप्त होता है। वसा मतलब फैट, दूध, घी, तेल, मांस आदि से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू से प्राप्त होता है। खनिज लवण हरी सब्जी, मांस, दूध, अनाज से प्राप्त होता है। विटामिन मांस, मछली, हरी सब्जी, दूध, गाजर से प्राप्त होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो सभी चीज़ दूध से लगभग प्राप्त होती है, इसीलिए दूध का सेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की बात करें तो इसके रासायनिक नाम है रोटिनल, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या शुष्क छिंपाक रोग होता है और विटामिन ए का स्रोत है पालक, गाजर, पपीता और दूध। विटामिन बी में बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो विटामिन बी और सी जो कि पानी में घुल जाते हैं और पानी में ना घुलने वाले, फैट में घुलने वाले बाकी सारे विटामिन्स हैं। तो बी में B1 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम थायमिन है और ये बेरी इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ये खमीर, चावल, गेहूं, सोयाबीन, दूध में पाया जाता है। विटामिन B2 की बात करें, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसी कमी से त्वचा फटना, आँख का रोग होता है। और विटामिन 5 का स्रोत, विटामिन B2 की बात कर रहे हैं, B2 का स्रोत है अंडा, दूध, दालें, पनीर, हरी सब्जियां। और विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक है और इसकी कमी से पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना, ये सब होता है। और इसके स्रोत दूध, मांस, टमाटर, मूंगफली है। विटामिन 5 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ये दोनों इसके साइंटिफिक नाम हैं और ये इसकी कमी से पेलेग्रा और डर्मेटाइटिस रोग होता है। ये स्रोत मांस, अंडा, दूध, अनाज और साथ साथ आलू है। विटामिन B6 की बात करें अब तो इसका साइंटिफिक नाम पाइरिडॉक्सिन है और एनीमिया, त्वचा रोग, बच्चों में ऐंठन, मरोड़न जो होती है, ये सारे विटामिन B6 की कमी से होते हैं। इसके स्रोत दूध, मांस, सब्जी है। अगला विटामिन B7 की बात करें तो B7 जिसका साइंटिफिक नाम है बायोटिन और इसकी वजह से लकवा, बालों का गिरना, चर्म रोग होते हैं। ये यीस्ट, गेहूं, अंडे से
इसके स्रोत मिलते हैं। विटामिन B9 की बात करें तो फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। रक्तल्पता मतलब रक्त की कमी ये विटामिन 9 है तो उस समय पर हो सकती है। इसके स्रोत हरी सब्जी, खमीर, केला, मांस, दालें और फल गोभी है। B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नाम है। इसकी कमी से होने वाले रोगों में एनीमिया, पाडू रोग, रक्त क्षीणता और अरक्तता है, लेकिन एनीमिया आपसे पूछा जाता है। इसके स्रोत है पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा। विटामिन C ये भी जल में घुलने वाला विटामिन है। दो है B और C। जिसमें इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून निकलना आदि होते हैं। स्कर्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर हैं, खट्टे पदार्थ। अब विटामिन D इसका साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरोल है और ये सन से, सूर्य की रोशनी से हमको प्राप्त होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और सूखा रोग, और बड़ों में अगर बात करें तो ऑस्टियोग्लेसिया, ये दोनों हड्डियों वाले रोग हैं और ये दोनों होते हैं। सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडा इनके स्रोत हैं। विटामिन E का साइंटिफिक नाम टेकोफेरोल है और विटामिन जो E है ये इसकी कमी से प्रजनन की क्षमता में कमी आती है। इसका स्रोत है वनस्पति तेल, गेहूं और बिनोला। विटामिन K की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम फिल्लोक्विनोन है और इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। हेमरेज नामक जो सिस्टम है वो हमारे बॉडी में विटामिन K की वजह से हो सकता है। इसके स्रोत टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जियां और दूध हैं। मुख्यतः दूध तो सभी के लिए है। अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात करें तो उम्मीद करता हूं अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चाहे आपको कैसा भी फील हो रहा हो ज़रूर देखनी है, क्योंकि देखेंगे तभी आपको कुछ समझ आएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो उसकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो आपको दिलवाएंगे, आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन का निर्माण करता है? विटामिन D का। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन A। जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C है। वसा मतलब फैट में घुलनशील विटामिन B, C के अलावा A, D, E, K है। किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं? विटामिन C। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन C। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। ठीक। अगला, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नाम थायमिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन C। शिशुओं में प्रकंपन किसकी कमी से होता है? तो प्रकंपन ये विटामिन D की कमी से बच्चों में होता है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली, कार्ड लिवर ऑयल किस विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं? विटामिन A के समृद्ध स्रोत हैं। कार्ड लिवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन A और विटामिन D। ये कार्ड लिवर तेल ये विटामिन A और D के लिए प्रचुर स्रोत है। पैल्मिया का अन्य नाम क्या है? कैस्टोमलेशिया इसका अन्य नाम है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन C निकल जाता है। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत क्या होती है? लगभग 48% कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन जो एक सामान्य व्यक्ति है उसको इतने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन का और विटामिन C का। एल्बुमिन क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है। मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में, जो कोलन है उसमें बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन K का निर्माण होता है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। मक्खन, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? मछली है। पनीर का स्रोत प्रोटीन है। मक्खन प्रचुर स्रोत वसा है। अगला,
मक्का का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। शाकाहारी को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है दालों से। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा होती है लगभग 46 ग्राम उनको प्रोटीन मिलना चाहिए। अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 3.3% प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। वसा जल में अघुलनशील है। जो किस में अघुलनशील है? ये बेंजीन और प्रोटीन में अघुलनशील है। शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा कितनी है? 0.14 मिलीग्राम ये प्रतिदिन आयोडीन की ज़रूरत है किसी भी हेल्थी पर्सन को। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। कैसिन क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। हरी सब्जियां किसके प्रमुख स्रोत हैं? ये लोहे के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन के 2 सबसे बड़े स्रोत सोयाबीन और मशरूम है। आवश्यकता से अधिक होने पर कार्बोहाइड्रेट शरीर के यकृत में किस रूप से संचित होता है? तो ग्लाइकोजन से संचित होता है शरीर में। प्लांटों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किस पदार्थ से प्राप्त हो सकता है? ये दूध से प्राप्त हो सकता है। एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट या फिर चिविंगम का। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? आपको बता दिया 20 अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किन 2 तत्वों की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। मधुमेह रोग चीनी के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सेक्रीन का प्रयोग करते हैं। संतुलित आहार किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट या फिर सुक्रोज चीनी होती है। अब मानव रोग और उससे जो प्रभावित अंग हैं उनकी बात करें तो क्षय रोग जिसको टीबी, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है, लेकिन हड्डियां, मस्तिष्क, आंत भी प्रभावित कुछ ना कुछ होते हैं। दमा से फेफड़ा प्रभावित होता है। न्यूमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। ब्रोंकाइटिस से फेफड़ा प्रभावित होते हैं। ये अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं या फिर आप सिगरेट वगैरह पी रहे हैं तो उनसे हो सकता है। कुकर खांसी फेफड़ा और टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहते हैं इससे आंत प्रभावित होती है। ये बैक्टीरिया से होने वाली अभी तक की हमने बीमारियां पढ़ी हैं। हैजा छोटी आंत से होती है। ठीक, अगला हर्निया छोटी आंत को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा ये आँख को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा ये भी आँख को प्रभावित करता है। रोहा भी आँख को प्रभावित करता है। मधुमेह ये अग्नाशय को प्रभावित करता है, इसमें बीटा सेल प्रभावित होती हैं अग्नाशय की। गठिया रोग जो जोड़ होते हैं पैरों के मुख्यतः वो प्रभावित होते हैं। गोइटर जिसको घेंगा कहते हैं, ये थायराइड ग्रंथि जो है वो प्रभावित होती है। प्लेग में लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है और गलसुआ लार ग्रंथि इससे प्रभावित होती है। डिप्थीरिया श्वसन नली से प्रभावित होती है। लकवा से तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। मिर्गी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया से केंद्रीय या तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्कर्वी से मसूड़ा हमारा प्रभावित होता है। एक पायरिया से मसूड़ा। मलेरिया से हमारा प्लीहा, रिपलिन और तिल्ली प्रभावित होती है। कालाजार से प्लीहा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से यकृत, पीलिया से यकृत, क्वासिकोर से यकृत और मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क, अल्जाइमर से मस्तिष्क,
टिटनस से, ये सब सुने हुए आपको हैं, मेरुरज्जु से। ब्लड कैंसर अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और एस्टिग्मेटिज्म ये आँखों को प्रभावित करता है। स्टेग्मेटाइटिस ये जीभ को प्रभावित करता है। और एंसीफाइलिटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ब्राइट्स ये वक्र को प्रभावित करता है। ऑस्टोमेलेशिया ये कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, अगर कोलाइटिस की बात करें तो ये छोटी और बड़ी आंत दोनों को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस ये आँख को। और जीरोप्थेल्मिया ये आँख को प्रभावित करता है। राइनाइटिस ये नाक को प्रभावित करता है। स्पाइडिलाइटिस ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। बेरी रोग ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और मम्प्स ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। बाइसिनोसिस ये फेफड़े को। और एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट है। गोनोरिया ये शिशुवन को प्रभावित करता है। और सिफिलिस ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर ब्लड प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक संपूर्ण शरीर को। छोटी माता पूरे शरीर को। खसरा पूरे शरीर को। हर्पिस त्वचा को प्रभावित करता है। अब पदार्थों और उससे प्रभावित अंगों की बात करें तो एस्बेस्टॉस ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और आर्सेनिक ये यकृत, फेफड़े और त्वचा तीनों को प्रभावित करता है। आयरन ऑक्साइड ये लेरिंक्स और फुफ्फुस को प्रभावित करती हैं। यूरेनियम ये अस्थि, फेफड़े और त्वचा तीनों को प्रभावित करता है। बेसिन ल्यूकीमिया को प्रभावित करते हैं। बेंजीन, ठीक है, बेंजीन किसको? ल्यूकीमिया। क्रोमियम ये लेरिक्स, फेफड़े और साइनस को प्रभावित करता है। एरोमेटिक एमिन ये मूत्राशय को। और विनाइल क्लोराइड ये मस्तिष्क और यकृत को। कैडमियम वक्र, फेफड़े और प्रोस्टेट को। निकिल फेफड़े को। चारकोल त्वचा और फेफड़े को प्रभावित करते हैं। अगला, अब जो विभिन्न कारक हैं, अलग अलग जो बीमारियों के कारण हैं उनकी बात करें तो वायरस से होने वाली बीमारी अलग लिखी है मैंने, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी अलग लिखी है और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को अलग लिखा है। अगर बैक्टीरिया से होने वाली वायरस से होने वाली बीमारी, विषाणु से होने वाली बीमारियों की बात करें, गलसुआ, खसरा, चेचक, पीलिया, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, जुखाम, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, हर्पीस, ये सब के सब वायरस या फिर विषाणु से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी या फिर जीवाणु से होने वाली बीमारी ये निमोनिया है, टिटनस, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, प्लेग, तपेदिक, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस नामक बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया और निद्रा रोग प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ठीक, अब मनुष्यों में होने वाले जो रोग हैं उसके कारक की बात करें तो निमोनिया होता है किससे? ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होने वाली बीमारी है, ध्यान रखिएगा, निमोनिया इससे होता है। ठीक, टिटनस से होता है। टिटनस किससे होता है? ये क्लाइट्रीडियम टिटेनी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। कालाजार ये लिस्मानिया से होता है। टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। ये कारक है, कोई भी जो बैक्टीरिया से होता है वो बैक्टीरिया लिखे हैं, जो वायरस से होता है वो वायरस लिखे हुए हैं, जो हमारे प्रोटोजोआ है वो प्रोटोजोआ लिखे हुए हैं। जैसे हैजा किससे होता है? ये विब्रोआ कोलेराई से होता है। प्लेग किससे होता है? पास्ट्यूरेला पेस्टिस से होता है। कुष्ठ रोग किससे है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और डिप्थीरिया ये कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। काली खांसी ये हेमोफिलस परदूषिस से होता है। और सिफिलिस ये ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। ठीक, अब यहाँ पर कीट और उससे
उसके द्वारा संचारित जो रोग हैं उनकी बात करें तो मादा एनोफिलीज मलेरिया जो बुखार है उसको फैलाती है, मादा क्यूलेक्स ये फाइलेरिया को फैलाता है, मादा एडीज एजिटाइड ये पित्त ज्वर को फैलाता है, ग्लासीना पेप्सेलिस ये निद्रा रोग को फैलाती है, घरेलू मक्खी हैजा को फैलाती है, खटमल ये चागास जो रोग है उसको फैलाता है, पेडिकुलस ये टाइफाइड को, बालू मक्खी कालाजार को और टेबेनस मक्खी ये सुर्रा रोग को फैलाता है। अब यहाँ पर जो रोग है उससे संबंधित टीकों की बात करें तो पोलियो का टीका है मम्स वैक्सीन, खसरा का मम्स वैक्सीन है, टीबी का BCG है, डिप्थीरिया और टिटनस का DPT है, काली खांसी का भी DPT है, टाइफाइड का टाइफाइड वैक्सीन है, छोटी माता का रुबेला वैक्सीन है, जर्मन खसरा का रुबेला वैक्सीन है। अगला, अब मानव रोग से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनकी बात करें तो विषाणु जनित जो रोग है वो चेचक है, खसरा, पोलियो, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोथ और ट्रैकोमा, रोबिच, गलसुआ और भी बहुत सारे रोग हैं जो विषाणु या फिर वायरस से होते हैं। जीवाणु जनित रोग टिटनस, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस और काली खांसी है। कवक से होने वाले रोग हैं एथलीट फुट जो कि एथलीट के फुट में फंगस टाइप का हो जाता है वो, और ऑल्टरनेरिया ये सब कवक से जनित है। अमीबा प्रोटोजोआ जनित रोग, अमीबा प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस रोग अमीबा प्रोटोजोआ से होते हैं। लोहे की कमी से होने वाला एनीमिया रोग है। ठीक, प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वासियोर और मरासमस है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से उत्पन्न रोग कुपोषण है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाला हाइपोक्जिमा है और आयोडीन की कमी से होने वाला गोटर या घेंघा रोग है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ होता है। हीमोफीलिया या फिर वर्णांधता किस प्रकार के रोग है तो ये आनुवांशिक प्रकार के रोग हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते हैं। वसा की कमी से होने वाला रोग शरीर का विकास रुक जाता है। इसमें मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम से। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सार्स या बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है विषाणु वायरस। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? ये सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? यह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड किससे उत्पन्न होता है? HIV विषाणु से। HIV के फुल फॉर्म ह्यूमनो इम्यूनो वायरसेस है। गोल कुमी से उत्पन्न होने वाला रोग फाइलेरिया है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण क्या होता है? दिल का दौरा पड़ सकता है। टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो BCG टीका टीबी रोकथाम के लिए दिया जाता है। BCG का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के अंदर लगाना चाहिए? 7 दिन के अंदर। टीबी रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मंटू परीक्षण टीबी की जांच के लिए किया जाता है। अब एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण? एलिसा परीक्षण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस रोग के कारण मौत होने का शिकार होता है? सिरोसिस नामक जो बीमारी है वो हो सकती है, उससे उनकी मौत भी हो सकती है। हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस से सभी बीमारियां कैसे फैलती हैं? प्रदूषित जल पीने से फैलती हैं। किस रोग के कारण? पीड़ित शिशुओं में जन्म के समय अरक्तता या खून की कमी हो जाती है। ये थैलीसीमिया नामक आनुवांशिक रोग के कारण बच्चों में जन्म के समय से ही खून की कमी हो जाती है। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव शरीर में किस रोग का अभिलक्षण है? तो अल्जाइमर रोग जो है ये मानव शरीर में मस्तिष्क कोशिका के अपघटन के कारण होता है। ट्रिपल एंटीजन या फिर DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो कुइथीरिया, काली खांसी और साथ साथ टिटनस के रोकथाम के लिए DPT दिया जाता है। वायु में नाइट्रेट की अधिकता के कारण मनुष्य को कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी रोग
हो सकता है। जल में मरकरी के प्रदूषण से कौन सा रोग हो सकता है? मिनीमाता रोग हो सकता है। मानव में ल्यूकेमिया विषाणु के कारण कौन सा रोग हो सकता है? ब्लड कैंसर। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? EEG के द्वारा पहचाना जाता है। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ECG के द्वारा। ट्रिपैनोसोम नामक एक कोशिकीय जीव से कौन सा रोग हो सकता है? निद्रा रोग हो सकता है। हैजे के रोगाणुओं को कौन फैलाता है? घरेलू मक्खी। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग हो सकता है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। OTR मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का संबंध किसके इलाज से है? डायरिया के इलाज से है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ये ऑक्युलिस्ट कहलाता है। और वक्र में बनने वाली पथरी रासायनिक दृष्टि से क्या होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। ऑक्सलेट किस अम्ल की कमी के कारण अतिसार के साथ त्वचा में सूजन तथा एक्जिमा या फिर छाजन हो जाता है? तो निकोटिन जो अम्ल है उसकी जो कमी हो जाती है शरीर में, उसकी वजह से हो जाता है। पानी में फ्लोराइड की कमी, फ्लोराइड की अधिकता के कारण कौन सी बीमारी होती है? फ्लूरोसिस रोग उससे उत्पन्न हो सकता है। अत्यधिक मात्रा में खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग हो सकता है? तो कलाई खंज या लेथिरिज्म नामक जो रोग है वो हो सकता है। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग हो सकता है? त्वचा का रोग हो सकता है। ठीक, अगला, कुपोषण रोग में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। एस्बेस्टस का मनुष्य के शरीर में किस भाग का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़े में एस्बेस्टस की वजह से शरीर में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बर्ड फ्लू रोग कैसे फैलता है? पहले मुर्गियों में, उसके बाद मनुष्यों में फैलता है। पॉक्सीनिया ग्रेगनिस ट्रिटिसाई नामक जो बीमारी है ये कवक से होती है। पोटेशियम की कमी से होने वाला निम्न रक्तचाप है जो कि पोटेशियम की कमी से होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो सबसे हानिकारक है, क्योंकि ये ब्लड से, ये हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन से ज़्यादा इससे कंबाइन करने में ज़्यादा रुचि रखती है, जिसकी वजह से हमें घुटन भी महसूस होती है। चॉकलेट में पाया जाता है जिसके कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निकेल चॉकलेट में पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गठिया किसके कारण होता है? यूरिक अम्ल के कारण गठिया होता है। स्वाइन फ्लू क्या है? ये सुअर, मानव और एवियन फ्लू का खतरनाक जेनेटिक मिश्रण है। सुंदरता बढ़ाने वाली कुछ क्रीमों में ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना रहती है? मिनरल ऑयल और पोटेशियम लॉरेल सल्फेट इसमें पाया जाता है जो कि कैंसर की संभावना बढ़ाते हैं। सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी जीव होते हैं राइनोवायरस। भोजन विषाक्तता के लिए उत्तरदायी जीव होते हैं क्लास्ट्रीडियम नोटुलियम। कौन? क्लास्ट्रीडियम नोटुलियम। ये भोजन विषाक्तता के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुकर खांसी के लिए उत्तरदायी जीव होते हैं हीमोफिलिस पर्टुसिस। किडनी के रोगी को डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सी विधि घटित होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक जो विधि है वो इसके साथ घटित होती है। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरित रोग मलेरिया, तीव्र प्रवाहित और सिस्टोसोमियासिस बीमारियां हो सकती हैं। निमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है न्यूमोकोकस। और एमेनिशिया में किसका ह्रास अथवा समाप्ति हो जाती है? ये स्मरण की शक्ति कम हो जाती है। जहाज के चलने से किस अंग का प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी या सी सिकनेस हो जाता है? तो अमाशय पर जब प्रभाव पड़ता है तो समुद्री बीमारी या सी सिकनेस हो सकता है।
क्रेटिनिज्म ये रोग क्या है? ये शरीर का विकास कुंठित हो जाता है इस समय पर। तनिका शोथ किस रोग का अन्य नाम है? तो तनिका शोथ ये मेनिंजाइटिस का अन्य नाम है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इंसुलिन के अतिश्रवण के कारण जो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में किसकी कमी हो जाती है? शर्करा या ग्लूकोज की कमी हो जाती है। HTLV-3 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स रोग फैलता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। मनुष्य में दाद या फिर रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम है। और काली खांसी का अन्य नाम है हुपिंग कफ। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया रोग के लिए। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? वृक्क के गड़बड़ होने की संभावना होती है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? हैंसन के द्वारा की गई थी। धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS एंटीटॉक्सिन सीरम इंजेक्शन को लगाया जाता है। और सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना होती है? तो सिलिया की खदानों पर जो काम करते हैं वहाँ पर सिलिकोसिस नामक बीमारी हो सकती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा जो कालाजार नामक बीमारी है उसका वो हो सकती है। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYZ सिंड्रोम जो होता है उसकी वजह से अधिक लंबेपन, मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। आर्टीरियो स्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? ये धमनी कांठीय या धमनियों का कठोर हो जाना होता है। पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? लेप्टोस्पाइरा इक्टोरोहमरेजी ये पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। ट्रिपेनोसोम नामक प्रोटोजोआ किस मक्खी से फैलता है? तो CC नामक मक्खी से फैलता है। टाइफाइड नामक रोग ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से फैलता है। सूअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाला एक बीमारी ये ट्राइकिनोसिस है। माइक्रोकोकस पायोजिन्स नामक जो जीवाणु है इससे कौन सा रोग होता है? तो फोड़ा फुंसी इससे होती है। किस रोग को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है? तो रंग वर्णाधता को डाल्टोनिज्म रोग भी कहा जाता है। कोयले की खदानों में कोयले की धूल से सांस लेते रहने में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एंथ्राकोसिस नामक बीमारी हो सकती है। येरसिनिया पेरिट्स किस रोग को फैलाने वाले विषाणु है? तो प्लेग रोग को फैलाने वाले विषाणु है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का संबंध बर्ड फ्लू से है। जो लोग मक्का को मुख्य आहार के तौर पर लेते हैं उनमें किस रोग की संभावना रहती है? बेरी रोग की संभावना रहती है। उन त्रासदियों में जिनमें अंधता होती है, मैथिल एल्कोहल उसको शराब के साथ वो ले लेते हैं। कहाँ काम करने वाले को अक्सर बाइसिनियोसिस नामक भयानक बीमारी हो जाती है? तो कॉटन मिलों में जो काम करते हैं उनको बाइसिनियोसिस नामक बीमारी हो जाती है। किसे संक्रमित गाय के दूध से कौन सी बीमारी होती है? तो TB संक्रमित गाय के दूध से बीमारी हो सकती है। बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी जीवाणु H5N1 है। स्वाइन फ्लू के लिए उत्तरदायी विषाणु H1N1 है। हे फीवर किससे पैदा होता है?
पराग की एलर्जी से प्राप्त होता है। पैरासीटामोल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शरीर के दर्द निवारण के लिए। सिस्टेरिन क्या है? बुढ़ापा रोकने की एक दवा है। कैंसर की दवा किस पेड़ के बीज से प्राप्त होती है? यू नामक पेड़ से कैंसर की दवा प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं जीवाणु। दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। कौन सी? एनाल्जेसिक। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है इलेक्ट्रीन। और औषधियों में रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ट्रेसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि कौन है? तो ये है ज़िडोवुडिन नामक जो औषधि है वो एड्स वायरस के लिए सबसे अधिक यूज़ की जाने वाली औषधि है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो क्लोरोमाइसिटिन ये एंटीबैक्टीरियल एक दवाई है। ऑर्टिथर नामक एक नई दवा TDRI द्वारा विकसित की गई है। यह किस बीमारी की दवा है? तो मलेरिया की ये दवा है। डेफीप्रोन किस रोग की वैकल्पिक ओरल दवा के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो थैलीसीमिया की ये ओरल दवा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। SPF 66 क्या है? तो एंटी मलेरियल वैक्सीन है SPF 66। हृदय रोग की दवा डिजिटॉक्सिन किस पौधे से तैयार की जाती है? तो ये डिजिटेरिस परयूरिया से डेवलप की जाती है। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और रेस्प्रिन दवा प्रयुक्त की जाती है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। आगे, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप ई बुक को देख सकते हैं। कोई भी इशू हो तो इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। अब टेस्ट की बात करें तो ब्लड बैंक में रक्त की कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? इसका भी कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।